कराची मलीर नदी हाईवे लिंक रोड पर डूबने वाली गाड़ी मिल गई। कार में सवार 5 से 6 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग पर भी सैलाबी सूरत हाल है और ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। करीबी आबादी मेहरान टाउन में पानी दाखिल होने का खदशा जाहिर किया गया है। कराची मलीर नदी हाईवे लिंक रोड पर डूबने वाली गाड़ी मिल गई है। कार में 5 से 6 लोग सवार थे और उन तमाम अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग पर भी सैलाबी सूरत हाल है और ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। करीबी आबादी मेहरान टाउन में पानी दाखिल होने का खदशा जाहिर किया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल खान, बताइएगा इस हवाले से। देखें, इस वक्त मैं लिंक रोड पर मौजूद हूँ, सुपर हाईवे पर। और ये लिंक रोड पर गुज़िश्ता रोज़ रात में तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब एक फ़ैमिली यहाँ से, ये आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन ज़ियाउर रहमान दिखाएंगे, ये पोर्ट कासिम से एक रास्ता आता है जो सुपर हाईवे को कनेक्ट करता है और इस रास्ते से सुपर हाईवे के ज़रिए हैदराबाद अपने घर जा रहे थे। और जहाँ पर ठीक ठाक पानी का बहाव था और पानी का बहाव इतना ज़्यादा था, जो यहाँ के इलाका मकीन है वो बताते हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी ख़राब थी और उन्होंने उस गाड़ी में सवार लोगों को आगे जाने से मना किया था कि यहाँ से ना जाएँ, तो उसके बावजूद वो यहाँ गए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पुल के ऊपर जो आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर से पानी बहता हुआ जा रहा था और पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वो मना करने के बावजूद गाड़ी में सवार लोग आगे गए और उसके बाद उस पानी के बहाव ने इस गाड़ी को यहाँ से फेंका और इस मलीर नदी में, जो ये मलीर नदी का आगाज़ है लिंक रोड पर, ये यहाँ से गाड़ी आगे गिर गई। तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर जाकर वो गाड़ी इनको आगे मिली है। रेस्क्यू जो ईदी के रेस्क्यू वो है एहलकार, वो सुबह रात भी रेस्क्यू कर रहे थे, सुबह के करीब उनको गाड़ी मिली और उस गाड़ी में जो है वो पत्थर से रुकी हुई थी, लेकिन वहाँ पर उसमें मौजूद लोग नहीं थे। तकरीबन 3 जो है बच्चे बताए जा रहे हैं, एक बच्ची है और 2 मियाँ बीवी हैं, वालिदैन हैं और एक रेंटा कार का ड्राइवर है जो गाड़ी के मालिक भी थे। ये तकरीबन 7 अफराद थे जो इस गाड़ी में सवार थे, जो कराची से हैदराबाद के लिए निकले थे। तो यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो ये बताते हैं कि उन्होंने आगे जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था और उसकी वजह से वो नहीं जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको एक और ख़ास चीज़ ये दिखाऊं कि सामने जो आपको फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, ये लिंक रोड है। फ्लाईओवर जो पोर्ट कासिम को, सुपर हाईवे से पोर्ट कासिम को कनेक्ट करता है, गुज़िश्ता 6 साल से ये बंद है। अमूमी तौर पर इस रास्ते को इस्तेमाल किया जाता था कि यहाँ से जो है गाड़ियाँ जाएंगी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर जो रेती की माफिया थी जो यहाँ से रेत चोरी करती थी, उसने रेत, इसके नीचे से इतनी ज़्यादा रेत यहाँ से निकाली, बजरी निकाली कि ये पुल कमज़ोर हो गया, जिसके बाद हुकूमत ने इसको 6 साल से, गुज़िश्ता 6 साल से बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से अब लोग ये जो दूसरा एक पुल है इसको जो है सुपर हाईवे से पोर्ट कासिम जाने के लिए और पोर्ट कासिम से सुपर हाईवे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये हादसा भी इसी सबब आया क्योंकि आप इसकी जो हाइट है वो देख सकते हैं कि पानी का बहाव भी अभी काफ़ी तेज़ है और इस बहाव की जो तेज़ बहाव का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि सामने जो झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये रात में पानी के बाद जो पानी था वो इस पुल के ऊपर से गुजर रहा था और उसके साथ ये झाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं कि ये पानी का बहाव इस पर से गुजर रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। इस वक्त ईदी के जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो अभी आगे बंद पर भी उन्होंने अपनी टीमें उतारी हैं ताकि वो जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढा जा सके, जो डूब गए हैं। 7 अफराद तकरीबन बताया जा रहा है। फैमिली के एक मियाँ बीवी हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं उनके और एक रेंटा कार का ड्राइवर है, जो रेंटा कार का मालिक था, ड्राइवर ही उसको बताया जा रहा है, जो कराची से हैदराबाद इस फैमिली को लेके जा रहा था। फैमिली कराची में किसी शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे और रात के वक्त वो यहाँ से वापस अपने घर हैदराबाद जाने के लिए रवाना हुए थे जब यह हादसा रूनुमा हुआ। जी फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। सिंध हुकूमत ने बारिशों के बाद सूबे भर में तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। इंटर बोर्ड ने आज होने वाले तमाम पर्चे भी मुलतवी कर दिए। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा है कि तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इससे कबल ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने तमाम निजी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रखने का ऐलान किया था। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के दीगर अजला में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। उधर हैदराबाद में गिरदुनवाह में बारिश जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। हमारा रिपोर्टर अल्ताफ कोटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ, बताइए, शहर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप?
जी, जिस तरह आपने मालूम किया है कि हैदराबाद की बरसात के अंदर क्या सूरत हाल है, तो मैं ये बताता चलूँ कि कल शाम 5 बजे से हैदराबाद में तेज़ मूसलाधार बारिश और हल्की, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा होगा शहर के हर नशेबी इलाके के अंदर पानी भरा हुआ है। जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने जो महकमा मौसमियात की एडवाइज़री थी उसके मुताबिक हैदराबाद में हाई अलर्ट जारी किया था और कहा था कि 24 से 36 घंटों के दौरान हैदराबाद में 200 मिलीमीटर बारिश रहेगी, इसलिए शहरी एहतियात बरतें। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि हैस्को ने जो बिजली की गुज़िश्ता जो दिनों बारिशों के दौरान तरसील जारी रखी थी, इस दफ़ा उनकी सप्लाई के अंदर तातुल है, जिसके बायस ये पानी नज़र आ रहा हो। महकमा मौसमियात है उनका ये कहना है कि ये सिलसिला कल आइंदा आने वाले रोज़ तक जारी रहेगा। शहरियों का ये कहना है कि बारिश का पानी शहरी इलाकों से नहीं निकाला गया है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि स्कूटर पे जाने वाले, खुसूसन स्कूटर पे जाने वाले जो शहरी हैं वो मुश्किल के अंदर हैं। अहमदपुर शर्खिया में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों समेत रेलवे स्टेशन में पानी दाखिल हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया। अहमदपुर शर्खिया में बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके डूब गए। रेलवे स्टेशन के दाखिली रास्ते पर पानी जमा होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि म्यूनिसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी का नोटिस लें और रेलवे स्टेशन से पानी को निकाला जाए। और बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से मजीद 6 अफराद जान से गए। तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से अब तक 202 अफराद जान बहक हुए हैं। 22,000 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा है। मुतासरा इलाकों में हुकूमती रिलीफ ऑपरेशन जारी है। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ जारी हैं। PDMA के मुताबिक जान बहक होने वालों में 96 मर्द, 48 खवातीन और 58 बच्चे शामिल हैं। मुख्तलिफ हादिसात के नतीजे में 81 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि बारिशों से 22,692 मकानात को नुकसान पहुँचा है। मुख्तलिफ इलाकों में 18 पुल और 690 किलोमीटर शाहराहें मुतासिर हुई हैं। 1,07,377 मवेशी बारिशों से हलाक हुए हैं। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ दायर नाअहली रेफरेंस की समाअत आज होगी। रेफरेंस साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में जाहिर न करने पर दायर किया गया है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी मोहसिन एजाज मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा, आज बड़ी समाअत होने जा रही है। जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन इस अहम मामले की समाअत करेगा और PDM की जानिब से तोशाखाना तहाइफ जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जाहिर ना करने पर यह रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाया गया और उसके बाद 30 दिन का वक्त पूरा होने के बाद अब ये मामला इलेक्शन कमीशन पहुँच चुका है और कुछ ही देर के बाद इस मामले पर बाकायदा समाअत होगी। इस रेफरेंस में जो मोहसिन शाह नवाज रांझा और अली गौहर खान समेत दीगर 5 अरकान कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक PDM से है उनकी जानिब से दायर किया गया है और इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया ने तकरीबन 14 करोड़ रुपए के तहाइफ तोशाखाना से वसूल किए और तकरीबन कुछ 4 करोड़ रुपया जो अदा किया गया उन तहाइफ के एवज़ जो तोशाखाना के कानून के मुताबिक। ताहम ये जो तहाइफ हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ज़ाहिर नहीं किए गए। 31 अगस्त 2018 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो इमरान खान हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाते रहे उनकी भी तफसीलात इस रेफरेंस में लफ की गई हैं। जबकि तोशाखाना से मिलने वाले जो तहाइफ हैं उनकी मालियत वो कहाँ से मिले और कितने पैसे उनके अगेंस्ट अदा करके वो रिसीव किए गए, ये तमाम तफसीलात भी इस रेफरेंस में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान का जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उनकी जो उनमें एसेट की डिटेल्स थी वो भी तमाम इस रेफरेंस में बताई गई हैं। इसके साथ साथ इस रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि 8 लाख रुपए के तहाइफ ऐसे थे जो बिल्कुल डिस्क्लोज ही नहीं किए गए। और एक जो तीसरी अहम चीज़ है इस रेफरेंस में वो ये है कि कुछ तहाइफ ऐसे भी थे जो इस रेफरेंस में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि जो बग़ैर कानूनी तकाज़े पूरे किए गए या बग़ैर तोशाखाना के रिकॉर्ड पर भी लाए जो है वो साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया की जानिब से रिसीव किए गए हैं। तकरीबन जो ये तहाइफ हैं इनकी तादाद 52 बनती है और इनकी कुल मालियत जैसे मैंने पहले भी बताया कि तकरीबन 14 करोड़ रुपए है। और
और ये जो तहाइफ है ये इमरान खान ने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी 2018 की, 19 की, 20 की और 21 की उसमें जाहिर नहीं किए और इस रेफरेंस में ये इस्तदा की गई है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत हकायक छुपाने पर जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। अब से कुछ ही देर के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन इस अहम मामले की समाअत करेगा और ये रेफरेंस दायर करने वाले जो अरकान कौमी असम्बली हैं मोहसिन शाह नवाज रांझा, वो भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये खासी अहम समाअत होगी और हम देख रहे हैं कि दीगर जो PDM के रहनुमा हैं या जो अरकान कौमी असम्बली है उनकी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है और अब से कुछ ही देर के बाद इस समाअत का कुछ देर बाद ये समाअत शुरू होगी। ठीक है मोहसिन, जैसे ही समाअत शुरू होगी उस पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया है। शहबाज गिल को फेयर ट्रायल के बगैर मिसाल बनाने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी ने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, आसान हदफ चुना गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज गिल को जेल से अगवा किया गया। अपनी मर्जी के बोर्ड से मर्जी के सर्टिफिकेट हासिल कौन से कानून में लिखा है? साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन फिस्तायत का सामना कर रहा है। कारकुन हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहें। उनका कहना था कि शहबाज गिल की सेहत के मामले पर शदीद तशवीश है। उन पर बेईमाना तशद्दुद के नतीजे में वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर शदीद कर्ब में मुब्तला हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा है कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। शहबाज गिल की हालत बेहतर हो गई थी मगर डिप्रेशन का शिकार थे। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा, जब शहबाज गिल को पता चला दोबारा पुलिस के हवाले किया जा रहा है तो उनकी हालत तशवीशनाक हो गई। शहबाज गिल को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, वहाँ उनकी जान को ख़तरा है। मुअज़्ज़ज़ अदालतों से इंसानी हुकूक़ की खातिर मुदाखलत की अपील है। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि शहबाज गिल पर इदारों को बगावत पर उकसाने का इंतहाई संगीन मुकदमा है। अदालती हुक्म है कि उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए। इमरान खान साहब, ये कैसा रूल ऑफ लॉ है? वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो गुफ्तगू शहबाज गिल ने की है ये तो एक बड़ा सीधा साधा मुकदमा है। जो ऑर्डर थे उनको फिजिकल रिमांड फर्दर ना देना और उनको जुडिशल कस्टडी में भिजवाने के, इन ऑर्डर्स पे इन्वेस्टिगेटर्स की अभी तशनगी थी। एक टेलीफोन की रिकवरी का एक पूरा मसला उन्होंने वहाँ पे खड़ा किया। एक से ज़्यादा मुल्ज़िमान की बात है कि ये कोई बाकायदा एक साजिश करके कोई उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, कुछ लोगों के साथ मुशावरत के साथ दी, तो उसमें वो सिंगल अक्यूज़ नहीं है। और इस्लामाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि इनकी कस्टडी, फ़िज़िकल कस्टडी हमें हैंड ओवर की जाए ताकि हम मुकदमे को यकसू कर लें। तो वेयर इज़ दैट रूल ऑफ लॉ इमरान खान साहब, जिसको आप प्रीच करते रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ और उन पर होने वाले तशद्दुद को PTI की पूरी जमात तस्लीम नहीं करती, तो सवाल ये उठता है कि क्या तहरीक इंसाफ की सियासी जमात जो है ये उनके दिए गए बयान के साथ मुत्तफिक है? आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि डॉलर फिर से महंगा हो गया है। कीमत में 1 रुपया 12 पैसे इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 216 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 2 दिन में डॉलर 2 रुपये 10 पैसे महंगा हो चुका है। तो एक बार फिर से डॉलर महंगा होना शुरू हो गया है। कीमत में 1 रुपया 12 पैसे इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 216 रुपए पर ट्रेड। 2 दिन में डॉलर 2 रुपये 10 पैसे महंगा हो चुका है। कल भी तकरीबन 1 रुपया डॉलर महंगा हुआ और आज भी 1 रुपया 12 पैसे डॉलर में इजाफा हो चुका है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 216 रुपए में ट्रेड और 2 दिन में डॉलर 2 रुपये 10 पैसे महंगा हो चुका है। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रिट करने के लिए आए हैं और मैं बाबर अवान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आपको थोड़ा तफसील से बताएं कि किस कानून के बुनियाद के ऊपर और क्या रिट के अंदर लिखा हुआ है और रिलीफ क्या मांगी गई है।
बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। देखिए, दो बातें हैं इस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सिर्फ इस तशद्दुद की लहर का और इस जबर जिसको नारवा कहा जा सकता है उसका शिकार नहीं हो रही, बल्कि मीडिया भी उसका शिकार है, सोशल मीडिया भी उसका शिकार है, बैसियत कौम सारे के सारे पाकिस्तानी उसका शिकार हैं किसी न किसी शक्ल में। उसकी वर्स्ट एग्जांपल जिस तरह असद उमर साहब ने आपके सामने रखी है कि कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है शहबाज गिल के ऊपर। कस्टोडियल टॉर्चर जब पहले उनकी ऑप्शनल जिस वक्त गिरफ्तारी हुई थी और उनको गाड़ी में से किस तरीके से क्लाशनकोफों के बट मार के निकाला गया, वहाँ से उसका आगाज़ होता है। वो जब मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं तो वो कन्फेशन करके अपना जो उसके ऊपर टॉर्चर करके कन्फेशन लेने की कोशिश की जा रही थी उसका भी वो इजहार करते हैं और अपनी बॉडीली इंजरीज़ आप लोगों की मौजूदगी में उन्होंने कोर्ट को दिखाई थी। उसके बावजूद 2 दिन का फिज़िकल रिमांड हुआ, जिस रिमांड को हमने यहाँ पे चैलेंज किया। उस रिमांड के बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि एक और तरह का टॉर्चर वहाँ पे किया गया, जिसके बारे में जो 3 बड़े एंकर्स हैं उन्होंने कहा। एक सबसे पहले हामिद मीर साहब का नाम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके ज़ख़म ऐसे हैं कि जिनकी तस्वीर यहाँ पे और डिटेल नहीं दिखाई ना बताई जा सकती है। इसी तरह से हारून रशीद साहब ने और इसी तरह से रऊफ़ क्लासा साहब के शो में भी ये बात सामने आई। अब उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है नंबर 1, और दूसरा ये है कि उनको बहुत गैर इंसानी तरीके से रिमांड के दौरान उनको पुलिस ने टॉर्चर किया है। और फिर वो ये भी बात सामने आई है कि अनडिस्क्लोज लोकेशंस के ऊपर उनको ले जाके इंटेरोगेट किया गया। पुलिस इस बात की पाबंद है, पुलिस ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के नीचे, कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन वो जो डिग्निटी ऑफ मैन है जिसके बारे में आइन का आर्टिकल 14 ज़हरी आर्टिकल 2 है और 1 है, उसका ख्याल करेगी। 2 ये कहता है कि किसी शख्स को जबरन किसी कन्फेशन पे अपने ख़िलाफ़ कोई जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता टॉर्चर करके। ये आइन उन लोगों ने भी लोगों के साथ इस बात का इजहार किया कि कितने अफसोस की बात है कि हमें भी शर्मिंदगी हुई कि जब उन ख़रीदारों ने हमसे रब्ता करके कहा कि जनाब ये आपकी शाही ख़ानदान का कोई महंगा तोहफ़ा है जो बिकने के लिए हमारे पास आया, तो क्या हम ले लें। सोचे पाकिस्तान के लिए डूब मरने का मकाम था। यहाँ पे रियासत मदीना का सबक देना, कौम को लेक्चर देना, सहाबा इकराम की मिसालें देना, खुलफाए राशिदीन की मिसालें देना और ख़ुद चोरी करना और फिर उस चोरी के ऊपर हलफ उठाना, झूठा हलफ देना, झूठा हलफनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराना, दस्तूर पाकिस्तान के नीचे दिए हुए अपने हल्फनामे को वायलेट करना। कितने अफसोस की मैं समझता हूँ बात है कि आप एक तरफ कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का मंशूर इंसाफ पे मबनी है और आप हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के वाक़यात सुनाते हैं और कहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं और इंसाफ सब के साथ होना चाहिए। तो भाई अगर कानून के आगे सब बराबर हैं और इंसाफ सब के साथ होना चाहिए तो आए पेश हों इलेक्शन कमीशन में और आप भी कानून के आगे बराबर हैं। अगर नवाज शरीफ 3 दफ़ा JIT के आगे अपने बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ, मियाँ नवाज शरीफ अगर JIT के आगे लातादाद दफ़ा पेश हो सकता है, अगर मियाँ नवाज शरीफ अदालत में, नैब कोर्ट में 200 या 150-200 के करीब पेशियों पे ज़ाती तौर पे खुद पेश हो सकता है, तो इमरान न्याजी को भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश होना पड़ेगा। अगर वो कानून और इंसाफ की बात करता है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि कानून और इंसाफ के इदारों का एहतराम करना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें इलेक्शन कमीशन में आके जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें रसीदें देनी पड़ेंगी। अब हुण खान साहब तुसी रसीदा कटोगे, जो रसीदें आप पहले मांगते थे दूसरे अपने मुखालफीन से, अब आपकी रसीदें देने का वक्त आ गया है। आप रसीदें निकालें और आप बताएं कि 10 करोड़ की घड़ी आपने 5 करोड़ में क्यों बेची और किसको बेची और किस तरीके से पैसे पाकिस्तान में आप वो लेकर आए। तो खान साहब को अब ये सारे जवाब देना पड़ेंगे। और अब मैं समझता हूँ कि वो वक्त आ रहा है कि जो हमारे इमरान खान के बड़े पसंदीदा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं, अब साकिब निसार साहब की जो जजमेंट है उस जजमेंट में से उनके पसंदीदा क्रिकेटर के फैज़ याब होने का वक्त आ रहा है। अगर नवाज शरीफ अपने बच्चों से तनख्वाह ना लेने के मामले पर
अपने असासाजात में, अपने नॉमिनेशन पेपर्स में ना जाहिर करने की बुनियाद पर नाअहल हो सकता है, तो इसने तो बिल्कुल झूठ बोला है। इसने तो साफ वाजिया झूठ बोला है कि इसने वहां से तहफ़ लिए, तोशा खाने में पैसे भी जमा कराए और पैसे जमा कराने के बाद इसने वो तहफ़ जाहिर ही नहीं किए। तो अब वो साकिब निसार का जो फैसला है, जो कि जब ये भागता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया था, अब वो फैसला साकिब निसार का जो है, अब वो फैसला इमरान खान पे भी लगेगा और पूरी कौम भी देखेगी कि नवाज शरीफ को टेक्निकल ग्राउंड पे किस तरह नॉकआउट किया गया था। पूरी कौम ये देखेगी और तहरीक इंसाफ के कारकुन भी ये देखेंगे जो उस वक्त नारे लगाते थे और मिठाइयाँ बांटते थे सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके। अब वो भी देखेंगे कि टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट बंदा किस तरह होता है। और एक टेक्निकल ग्राउंड, इमरान नियाजी का तो टेक्निकल ग्राउंड भी नहीं है, इसने तो झूठ बोला है, इसने तो अपने हलफ पे झूठ बोला है। अगर अपना गोशवारा निकाल के मैं चैलेंज करता हूं, इमरान नियाजी मुझे अदालत में ले जाए, मेरे खिलाफ दावा दायर करे हद तक इज्जत का, अगर मैं यहाँ पे कोई बात झूठी कर रहा हूं। और अगर इमरान खान में हिम्मत है तो आए इलेक्शन कमीशन, अगली तारीख पे पेश हो, अपना वकालतनामा जमा कराए। और आगे बढ़ेंगे। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। मुकामी अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ उनको 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। ताहम नासाज तबीयत के बायस रात गए अडियाला जेल से उनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब क्या सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, पिम्स अस्पताल का जो कॉडिक सेंटर है वहाँ पर अभी शहबाज गिल को रखा गया है। गुज़श्ता रात जब इनको अडियाला जेल से यहाँ पर लाया गया था तो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कंपाइल की गई थी और ये कहा गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से कि अदालत में ये जमा करवाई जाए आज सुबह 9 बजे, लेकिन ताहाल वो रिपोर्ट जो है वो जमा नहीं करवाई जा सकी। कुछ ही देर पहले यहाँ पर शहबाज गिल के जो वकील हैं फैसल चौधरी वो भी आए। उनका ये कहना था कि उन्होंने बारहा मिलने की कोशिश की लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। कहा यह जा रहा है कि जब तक कोर्ट ऑर्डर्स नहीं होंगे उस वक्त तक इनको मिलने की इजाज़त किसी के साथ जो है वो नहीं है। ताहम इब्तदाई जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक ये कहा गया था कि उसमें उनकी ईसीजी जो थी, शहबाज गिल की ईसीजी और इको की रिपोर्ट थी, उसमें कुछ फ़र्क आया है जिस वजह से उनको यहाँ पर ही रखा गया था। और ये कहा गया था कि कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो सुबह हासिल की जाएगी जिसमें तमाम ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, इसके अलावा ETT और इको की जो कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है दिल के अमराज से मुतल्लिक वो हासिल की जाएगी और उसके बाद इस चीज़ का फ़ैसला किया जाएगा कि 48 घंटे के लिए जो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का अदालत ने फ़ैसला किया था वो उनको यहाँ से उनके हवाले किया जाएगा या उनका मज़ीद यहाँ पर इलाज जो है वो किया जाएगा। पिम्स अस्पताल में अभी भी ये मौजूद हैं। शहबाज गिल को यहाँ पर ही रखा गया है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात यहाँ पर देखने में आ रहे हैं। ताहम जो मुश्किलात हैं दूसरे मरीज़ों को वो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी काफ़ी चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जो शहबाज गिल के वकला हैं उनका ये कहना है कि इस हवाले से वो अब हाई कोर्ट में भी एक अपील दायर करने जा रहे हैं कि इनकी तबीयत जो है वो नासाज है और इसी वजह से इनको पिम्स अस्पताल में गुज़श्ता रात डॉक्टर्स का जो बोर्ड बना था उन्होंने भी जाने की इजाज़त नहीं दी थी क्योंकि जो ETT और इको और ECG की रिपोर्ट थी उसमें कुछ मसाइल आए थे जिसकी वजह से डॉक्टरों ने उनको अस्पताल में रखने का मशवरा दिया था और अब उनको यहाँ पर ही रखा गया है। जब ये कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मुकम्मल होगी और जो मेडिकल बोर्ड पिम्स अस्पताल का बनाया गया है वो रिपोर्ट अपनी मुकम्मल करने के बाद अदालत में भी जमा करवाई जाएगी और उसके बाद उनके वकला को भी फराहम की जाएगी। उसी के बाद ये मेडिकल बोर्ड जो है ये फैसला करेगा कि शहबाज गिल को अब पुलिस के हवाले जो जिस्मानी रिमांड पर 2 दिन के लिए हवाले किया गया है, क्या उनको पुलिस के हवाले किया जाएगा या फिर उनको यहाँ पर ही रखा जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। क्योंकि सांस की तकलीफ़ के बारे में वो बता रहे थे कि उनको सांस की काफ़ी तकलीफ़ है जिसकी वजह से उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अब उसी के तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स और तमाम मामला जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। जी कमर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। वादी कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। कई अजला में सैलाब की सूरत हाल से मकीन परेशान हैं। वादी कोयटा में वक्फे से हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। इसी हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ हमारे डॉक्टर मौजूद हैं। अक्सा मीर ने हमें ज्वाइन किया है वहाँ से। अक्सा, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं आप?
जी बिल्कुल, क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल दाखिल होने के बाद ही यहाँ पर गुज़िश्ता रात से ही कहीं एक मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन क्वेटा समेत बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। आसमान पर इस वक्त भी काले बादलों का राज है जो मज़ीद गर्द चमक के साथ बरसने को तैयार हैं। एक जानिब तो इन बारिशों की वजह से मौसम इंतहाई खूबसूरत हो गया है, गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है, लेकिन दूसरी जानिब इस बार फिर क्वेटा को आफत ज़दा करार दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बारिशों से पहले भी बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसानात का सामना था और एक बार फिर यहाँ बारिशों के बाद ही कुछ अमवात रिपोर्ट्स की गई हैं। ट्रेन समेत जो यहाँ से मुसाफिर बसें थी वो भी अब यहाँ से नहीं जा रही हैं क्योंकि सैलाबी रेले ने ना सिर्फ पुल्स बल्कि सड़कों को भी तोड़ दिया है, जिसके बाद यहाँ पर मुसाफिरों को दिक्कत हो रही है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान क्वेटा समेत बलूचिस्तान के पहाड़ी और शुमाली इलाकों में गर्द चमक के साथ तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी और बारिश भी होगी। अब तक यहाँ पर बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है और मज़ीद ये देखना है कि कब तक ये मानसून बारिशें इसी तरह से चलती रहेंगी। जी, ट्रेन तेज़गाम में गैर इखलाकी रक्स पर वज़ीर रेलवे ने नोटिस ले लिया। निजी ट्रेन कंपनी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक ट्रेन की कमर्शियल मैनेजमेंट को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। मुनासिब वजाहत न देने पर ऑपरेटर का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन मैनेजर की डाइनिंग कार में ख्वाजा सराओं की जानिब से रक्स की वीडियो सामने आई थी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारे से 1.17 अरब डॉलर मिलेंगे। IMF के नुमाइंदे के मुताबिक पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जारी करने के लिए इदारे के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। इजलास में 7वें और 8वें जायजे की मंजूरी दी जाएगी। वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान को IMF से 1.17 अरब डॉलर मिलेंगे। IMF के नुमाइंदे के मुताबिक पाकिस्तान के साथ 7वें 8वें जायजे पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके।